हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्कूल के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकाली है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के लिए, सब्जेक्ट के लिए। उनमें से एक सब्जेक्ट उर्दू भी है। उर्दू ज़बान के लिए 26 सीटों पर बहाली की जानी है स्कूल में एज ए लेक्चरर, जिसका फॉर्म भरा भी जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी सही ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें ये होगा कि आपका एक जनरल पेपर होगा और एक अपनी ज़बान यानी आपका जो सब्जेक्ट है, मसलन आपका जैसे उर्दू है तो ये आपका सेकंड पेपर है। एक जनरल पेपर होगा और एक आपका अपना पेपर यानी सेकंड पेपर उर्दू ज़बान या जो भी जिस सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ हैं, यानी तो कुल मिलाकर के 2 पेपर होंगे। चॉक एंड डस्टर एकेडमी ने इसके लिए बाकायदा बैच भी शुरू किया है। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें। मैं भी आपके लिए जो है क्लास लेकर हाज़िर हुआ हूं दोस्तों, और ये मेरी क्लास चल रही है बहुत दिनों से, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी से मवाद फ़राहम करता हूं, आपको एनसीईआरटी किताबें से पढ़ा रहा हूं, जो कि किसी भी मुकाबला जाती एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहमियत रखता है दोस्तों। और यही एनसीईआरटी की किताब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा दोस्तों। एनसीईआरटी किताब ही आखिरी और हतमी फ़ैसले के तौर पर माना जाता है और इनकी जो मवाद होते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक और हतमी होता है। इसलिए आप एनसीईआरटी किताब ही को सामने रखते हुए अपनी तैयारी करें, मुकम्मल करें। एग्ज़ाम का वक्त तो किसी भी समय ऐलान हो सकता है, इसलिए आप अपनी तैयारी को मज़बूत रखें, हर वक्त पढ़ते रहें और एक कामयाब मुअल्लिम के तौर पर आप उभर कर सामने आएँ, जिससे आपको खुशी हो, आपकी फैमिली वाले को खुशी हो, आपके उस्ताद मोहतरम को खुशी मिले। तो ये हम लोगों की ख्वाहिश है कि आप जो है ज़रूर इसमें कामयाबी हासिल करें, यही मेरी दुआ है दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने आपको नज़्म निगारी के बारे में पढ़ाया था, जिसमें नज़्म की तारीफ़, नज़्म के लुग़वी माना, इस्तिलाही तारीफ़ और इसी तरह हैत के एतबार से नज़्मों की किस्मों के बारे में, इसी तरह 3 अहम नज़्म निगार जैसे नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी और इस्माइल मेरठी के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में भी मैं 2-3 शायरों के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। उनमें से एक मखदूम महिउद्दीन हैं और नून मीम राशिद, और एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर मरसिया निगार मीर अनीस के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अहम होने वाला है दोस्तों। इसके एक एक पॉइंट को, इनके नाम को, इनके मकाम पैदाइश, जाए पैदाइश, मकाम वफ़ात और तारीख़ वफ़ात, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए, मखदूम महिउद्दीन 1908 में इनकी पैदाइश हुई है और 1969 में इनकी वफ़ात हुई है, तो आपको दोनों याद होना चाहिए। 1908 इनकी पैदाइश हुई है और 1969 में इनकी वफ़ात हो गई है। मखदूम उन तरक्की पसंद शायरों में शामिल हैं जिन्होंने अमली तौर पर भी इस तहरीक को तवानाई बख्शी है।
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مخدوم محی الدین کیا ہے، ایک ترقی پسند کیا ہے، شاعر ہیں، اور اس شاعر نے اس ترقی پسند شاعر نے ترقی پسند تحریک کو توانائی بخشی اور اس کے لیے انہوں نے کام کیا۔ وہ سابق ریاست حیدرآباد کے ضلع میدک میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے دوستو؟ حیدرآباد کے ضلع میدک میں پیدا ہوئے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی خانوادے سے تھا۔ تعلیم کے مراحل طے کرنے کے بعد انہوں نے مشیر دکن، العظم اور پیام جیسے اخبارات میں ملازمت کی۔ آپ سے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے، مشیر دکن، العظم اور پیام جیسے اخبارات میں ملازمت کس نے کی ہے؟ تو وہ نام ہے مخدوم محی الدین کا۔ کچھ عرصے تک سٹی کالج حیدرآباد میں اردو کے استاد بھی رہے۔ بعد میں ملازمت سے استعفیٰ دے کر مستقل طور پر کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ ہو گئے۔ جو سٹی کالج حیدرآباد میں بطور استاد یہ مقرر ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دے کر کمیونسٹ پارٹی جوائن کر لی اور اسی سے ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر اسی سے وابستہ ہو گئے۔ اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں کئی بار قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھانی پڑی ہیں دوستوں۔ وہ اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ اس پوائنٹ کو بھی ایک پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا دوستو، ایگزام میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو پڑھنا کیسے ہے، نوٹس کیسے بنانا ہے، کون سے اہم پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے، کس کو تھوڑا سا نظر انداز کر کے چلنا ہے، کیونکہ آپ سب کچھ نہ پڑھ سکتے ہیں بلکہ اسمارٹ اور ایک مناسب طریقے سے آپ تیاری کریں دوستو، تبھی جا کر کے کامیابی جو ہے آپ کی قدم چومے گی۔ مخدوم عملی سیاست میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ پسماندہ، مزدور اور غریب طبقوں کی حمایت کرتے رہے۔ یہ ان کی اہم اور خصوصیت دوستو، سیاست میں تو یہ داخل ہوئی، لیکن ہمیشہ جو سیاست میں رہ کر کے انہوں نے جن لوگوں کی آواز اٹھائی وہ کون ہیں؟ پسماندہ لوگ ہیں، مزدور ہیں، غریب طبقوں کی حمایت کی، ان کی آواز بلند کی۔ انہوں نے حیدرآباد دکن میں جاگیرداری نظام کے خلاف لڑتے رہے، وہاں کے کسانوں کی قیادت بھی کی۔ مخدوم نے 1936 عیسوی میں حیدرآباد میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی۔ یہ پوائنٹ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے۔ سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایسا شاعر ہے جس نے حیدرآباد میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی؟ تو وہ کون ہے؟ وہ مخدوم محی الدین ہے۔ اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کب ڈالی؟ تو 1936 میں ڈالی ہے۔ دونوں پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا۔ ان کی شاعری میں انقلابی تصورات کے ساتھ غنائیت کا رنگ حاوی ہے۔ شاعری میں تو انقلابی شاعری ہے ہی، لیکن غنائیت کا رنگ بھی حاوی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری انقلاب اور رومان کا سنگم ہے۔ یہ پوائنٹ آپ یاد کر لیجئے، بلکہ کاپی میں نوٹ کر لیجئے اور اس کو بار بار دہرائیے گا دوستو۔ سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کن کی شاعری انقلاب اور رومان کا سنگم ہے؟ تو یہ مخدوم محی الدین آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ چاند تارو کا بن اور ایک چنبیلی کے منڈوے تلے ان کی مشہور نظمیں ہیں دوستو۔ ان دونوں نظموں کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ نظموں کے علاوہ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا 1944 میں اور دوسرا گلِ تر 1961 میں شائع ہوا۔ یہ ان کے شعری مجموعے ہیں جس کو آپ بالکل گھول کر کے پی جائیے، کیونکہ یہ ایگزام میں پوچھا ہی جاتا ہے۔ یہ سب پوائنٹ کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ایک ایک پوائنٹ کو دوستو یاد کر لیجئے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو سرخ سویرا ہے۔ کب شائع ہوا؟ 1944 میں۔ اسی طرح گلِ تر دوسرا مجموعہ ہے، 1961 میں شائع ہوا ہے۔ اور بساط رقص ان کا کلیات ہے۔ دیکھیے بول، بساط رقص کیا ہے؟ ان کا کلیات ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ دہلی میں ان کا انتقال ہوا
तदफीन हैदराबाद में हुई। इंतकाल तो वफ़ात तो दोस्तों इनकी कहाँ हुई है? दिल्ली में। इंतकाल दिल्ली में हुई है, लेकिन जो वफ़ात दिल्ली में, लेकिन इंतकाल जो है इनका दिल्ली में हुआ, तदफीन लेकिन हैदराबाद में हुई है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इनका एक दो शेर देख लीजिए दोस्तों। रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये शेर आपको याद होना चाहिए। कभी कभी एक मिसरा दे करके दूसरा मुकम्मल करने के लिए दिया जाता है, या पूरा शेर लिख करके ये पूछा जाता है कि किनका शेर है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये मखदूम महिउद्दीन थे, जिनकी पैदाइश जो है 1908 में हुई है और 1969 में इनकी वफ़ात हुई है। तरक्की पसंद शायर हैं। ज़िला मेदिक रियासत हैदराबाद में इनकी पैदाइश हुई है। मुशीर दक्कन अल आज़म और पयाम जैसे अखबारात में इन्होंने मुलाजमत की। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी से ये वाबस्ता हो गए, और इसी वजह से इनको कैदोबंद की सोबतें भी झेलनी पड़ी। दोस्तों तरक्की पसंद शायरों में इनका शुमार होता है, और इसी वजह से जो है ये पसमानदा मजदूर और गरीब तबकों की हिमायत भी करते नज़र आते हैं, और जागीरदाराना जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने लड़ाई लड़ी है। 1936 में इन्होंने हैदराबाद में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद डाली। दोस्तों इनकी शायरी में इनकलाब और गनायत पाई जाती है, इसलिए इनकी शायरी इनकलाब और रोमान का हसीन संगम है। चांद तारों का बन और एक चमेली के मंडवे तले इसकी मशहूर नज़में हैं, और सुर्ख सवेरा, गुले तर, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं, और बेसात रक़्स जो है इनका कुल्लियात है। दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ है, लेकिन तदफीन अमल में कहाँ आई है? हैदराबाद में। चलिए दोस्तों एक और अहम जो नज़्म निगार हैं वो नून मीम राशिद है। थोड़ा सा आपको नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये नून मीम राशिद है, जिनका असल नाम क्या है? नज़र मोहम्मद राशिद। तो इनकी पैदाइश हुई है दोस्तों 1910 में, और 1975 में इनकी वफ़ात हुई है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो नून मीम राशिद का नाम क्या है दोस्तों? नज़र मोहम्मद राशिद। ये नज़र जाल से है, आपको जौ से भी जा सकता है, जा से भी जा सकता है, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप बिल्कुल इसको सही तरीके से देख लीजिए कि ये जाल से है दोस्तों। नज़र मोहम्मद राशिद। नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? नज़र मोहम्मद राशिद। अदबी दुनिया में उन्हें नून मीम राशिद के नाम से शोहरत मिली। उनकी पैदाइश पाकिस्तान के ज़िला गुजरांवाला में है। पैदाइश कहाँ हुई दोस्तों? पाकिस्तान के गुजरांवाला में हुई है। इब्तदाई तालीम गुजरांवाला में और आला तालीम लॉयलपुर और लाहौर में हासिल की। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इब्तदाई तालीम तो गुजरांवाला में और आला तालीम लॉयलपुर और लाहौर में हुई है। वो कई रिसालों के मुदीर रहे। उन्हें तर्जुमा निगारी से ख़ास क्या था? शगफ था तर्जुमा निगारी में। कुछ अरसे फ़ौज में भी मुलाजिमत की। इस सिलसिले में उनका क़याम ईरान और बाद दूसरे ममालिक में रहा। आखिरी दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता हो गए थे। इनकी वफ़ात बरतानिया में हुई दोस्तों। नून मीम राशिद की वफ़ात कहाँ हुई है? बरतानिया में हुई है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नून मीम राशिद ने नज़्म की हयात में कई तजुर्बे किए और आज़ाद नज़्मों को फ़रोग़ दिया दोस्तों। आज़ाद नज़्मों को फ़रोग़ देने वालों में किनका शुमार होता है? और नून मीम राशिद यानी नज़र मोहम्मद राशिद का है। वो अपनी शायरी में एक दानिश्वर के तौर पर नुमाया हुए। उनकी नज़मों में तहदारी पाई जाती है। मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमान का मुमकिन उनके शेरी मजमूए हैं, जो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। क्या क्या है? मावरा है, ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमान का मुमकिन उनके क्या है? शेरी मजमूए हैं। सबा वीरां, इंतकाम और ज़िंदगी से डरते हो उनकी मशहूर नज़में हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। नून मीम राशिद ने अपनी नज़मों में ईरानी तलमीहात के अलावा हिंदुस्तानी असातीर से भी काम लिया है। उन्होंने अलामती ज़बान में साम्राज्य ताकतों की इस्तिहसाली साजिशों को बेनकाब कर किया है। तो दोस्तों ये
नून मीम राशिद थे, जिनकी पैदाइश 1910 में पाकिस्तान के ज़िला गुजरावाला में हुई है, और इनका असल नाम जो है नज़र मोहम्मद राशिद ज़ाल से है, और लेकिन शोहरत जो है इनको अदबी दुनिया में नून मीम राशिद के नाम से हुआ। बरतानिया में इनकी वफ़ात हुई है। आज़ाद नज़्म को इन्होंने फ़रोग़ दिया है। मावरा ईरान में अजनबी, लॉ, इंसान और गुमान का मुमकिन उनके शेरी मजमूए हैं। सबा वीरा, इंतकाम और ज़िंदगी से डरते हो उनकी मशहूर नज़में हैं दोस्तों, जो कि आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, मरसिया निगारी में जिन्होंने उरूज हासिल किया, कमाल उरूज जिसे कहते हैं, या उर्दू दुनिया में मरसिया निगारी के हैसियत से अगर कोई जाना जाता है तो वो मीर अनीस है, जिसने मरसिया को जान बख्शी, मरसिया को उरूज तक पहुंचाया, बाम उरूज तक पहुंचाया। उनमें दो शख्स का नाम ज़्यादा अहम है, एक मीर अनीस का है और एक मिर्ज़ा दबीर का है। लेकिन इन दोनों में भी जो मकाम जो है अनीस का है वो किसी भी शख्स से छुपा हुआ नहीं है। उर्दू अदब में इनका एक ख़ास मकाम है मरसिया से मुताल्लिक़। चलिए आज हम लोग मीर अनीस के बारे में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा मिटा हुआ है, लेकिन आप देखिएगा ध्यान से तो ये मीर अनीस हैं। दोस्तों, मीर अनीस की पैदाइश 1802 या 1803 में हुई है। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर 1802 आता है तो आपको वो मारना है, लेकिन अगर 1803 आता है तो जो दोनों में से जो आपको लगे वो 1800, अगर दोनों रहे तो 1802 मारना है, और अगर एक एक रहे तो जो आपको मन है 1803 अगर रहे तो 1803 को मारिएगा, अगर 1802 है तो 1802 ही को लगाइएगा। और 1874 में इनकी वफ़ात हुई है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब इनका असल नाम है दोस्तों मीर बब्बर अली। क्या नाम है अनीस का? उनका नाम मीर बब्बर अली था। फैज़ाबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? फैज़ाबाद में पैदा हुए। वो मीर हसन के पोते थे। क्या थे? जो मीर हसन हैं साहिब सिहरुल बयान के जो मुसन्निफ़ हैं, उनके पोते हैं दोस्तों। मीर अनीस के वालिद मीर मुस्तहसन खलीक भी एक बाकमाल शायर थे। आपको इनके वालिद का नाम और दादा का नाम दोनों याद होना चाहिए। तो मीर अनीस के वालिद का नाम क्या है? मीर मुस्तहसन खलीक, एक बाकमाल शायर थे। अमजद अली शाह के अहद में फैज़ाबाद से लखनऊ चले आए। कौन? इनके वालिद। किसके अहद में? अमजद अली शाह के अहद में फैज़ाबाद से लखनऊ चले आए और आखिर उम्र तक वहीं रहे, यानी फैज़ाबाद ही में रहें। मीर अनीस ने शायरी की इब्तिदा गज़ल गोई से की, लेकिन जल्द ही शोहरत जो होने जल्द ही मरसिया गोई की तरफ माइल हो गए। उनके मरसिए फसाहत व बलागत की उम्दा मिसाल हैं। मीर अनीस को मंजर निगारी, किरदार निगारी और रज़्म निगारी में कमाल हासिल था। वाक़यात इस तरह बयान करते हैं कि तस्वीर आँखों के सामने आ जाती है। नादिर तशबीहें, दिलकश इस्तिआरे, आसान ज़बान उनके कलाम की खुसूसियात हैं। मीर अनीस की ज़बान आम फहम होने के बावजूद शगुफ्ता और दिलकश है दोस्तों। मीर अनीस ने मरसिए के अलावा गज़लें, रुबाइयाँ और सलाम भी कहे हैं। उनके मरासी 5 जिल्दों में शाये हुए हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इनके मरासी कितने जिल्दों में शाये हुए हैं? 5 जिल्दों में शाये हुए हैं। ज़बान और बयान के मुख्तलिफ़ खसूसियात के साथ साथ अखलाक़ी अक़दार की तर्जुमानी और मकामी तहज़ीब की अक्कासी ने उन मरसियों की मकबूलियत में गैर मामूली इजाफ़ा कर दिया है। उनके मरसिए के कुछ बंद मंदरजा झेल हैं, आप एक दो मिसाल भी देख सकते हैं। ठंडी ठंडी वो हवाएं, वो बयाबां, वो सहर दम बदम झूमते थे वज्द के आलम में शजर। उसने फ़र्शे ज़मर्रुद पे बिछाए थे गुहर, लौटी जाती थी लहकते हुए सब्ज़े पर नज़र। दश्त से झूम के जब बादे सबा आती थी, साफ़ गुंचों के चटकने की सदा आती थी। वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्ज़ाज़ार फूलों पे जा बजा वो गुहर हाय आबदार। उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हज़ार। खाहाँ थे नखले गुलशने ज़हरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। तो दोस्तों, ये मीर अनीस थे जिनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जिनकी पैदाइश 1802
या 3 में हुई है और 1874 में इनकी वफ़ात हुई है। फैज़ाबाद में पैदा हुए दोस्तों। इनके वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक है, जो कि बाकमाल शायर थे। अमजद अली शाह के अहद में फैज़ाबाद से लखनऊ चले आए और आखिरी उम्र तक वहीं पे रहे। दोस्तों, मीर अनीस जो है गज़ल गोई से इन्होंने अपने शायरी की इब्तिदा की, लेकिन चूँकि मरसिए में इनको बहुत ज़्यादा इस मरसिए की तरफ माइल हो गए और मरसिया में जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके मरासी 5 जिल्दों में शाये हो चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए मौजू के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। आप एकदम बिल्कुल तैयारी कीजिए और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सेट लेकर के अपना नाम रोशन करें, अपने गांव वालों का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने चाहने वालों का नाम रोशन करें और ज़िंदगी आपकी खुशहाली से गुजरे, यही मेरी ख्वाहिश है। और इसी वजह से मैं आपको NCERT किताब से भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको जो बिल्कुल सही मवाद मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।